वेलकम बैक टू लेकिन एंड आपस की बात। नजम सेठी हैं हमारे साथ। नजम साहब, आप पे बस आती हूँ, आप जरा बताइएगा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो हमने भी सुनी, हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी, और यही कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और अब हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, एंड वी आर लुकिंग एट देम गोइंग इनटू अपील। व्हाट्स आप क्या टेक है इस पे? नहीं, मैं सिर्फ मुख्तसरन एक ब्रीफ कमेंट करना चाहूँगा। मियाँ साहब ने जो कहा, क्लैरिफिकेशन के तौर पे मियाँ साहब ने कहा कि देखिए अभी उनका तो सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्विक्ट हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। एक्चुअली उन्होंने सेंटेंस तो 30 सेकंड्स की इम्प्रिजनमेंट थी ना, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो उन्होंने सेंटेंस पूरा कर लिया है, तो उसका तो सवाल सस्पेंशन का आता नहीं। आगे ये मेरा ख्याल है शायद वो उनका मतलब नहीं था, उनका मतलब था वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात कि वो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। अब अच्छा, इसके ऊपर अच्छे खासे लीगल इश्यूज हैं यहाँ, और वही अपील का बेसिस बनेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन का एक तरीका होता है करने का, और उससे कबल पहले एतजाज़ अहसन साहब ने जैसे आज कहा कि बहुत से नए इश्यूज खड़े हो गए और उनकी अपील जो है काफ़ी सॉलिड रीजंस वो लेंगे कि जो चार्जेस फ्रेम किए थे उसके ऊपर तो जजमेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बनती नहीं, और अगर उनको टेक इनटू अकाउंट किया तो वो तो एतजाज कह रहे हैं कि मैंने डिफेंड ही नहीं किया। तो मतलब है कि वो तो अब एक नया केस बनना पड़ेगा और नए सिरे से ये जो 63(1)G का जो इस्तेमाल किया गया, इसको एतजाज तो कहेंगे मुझे पूरा टाइम चाहिए, तो ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये ड्यू प्रोसेस में करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और मैं समझता हूँ ये बड़ा वजनी पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर ये रिजेक्ट हो भी जाती है, ये भी सारी बात खत्म हो जाती है, तो वो कहते हैं कि फिर अंटिल एटलीस्ट द स्पीकर इज सेटिस्फाइड कि नो क्वेश्चन हैज अरिजन, जिसमें कोई शक रह गया उनके ज़हन में, जो कि वो आज तो खैर बहुत से सवाल खड़े हो गए ना, तो ये 30 डेज में ये खत्म होने वाली बात इतनी आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। अब तीसरी बात भी थी कि कुछ लोग हमें कह रहे हैं सना कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट स्पीकर को बाईपास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को कह सकता है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। अच्छा, अब मतलब है यार, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कह सकता है, पहली बात तो ये उसके ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मगर वो ड्यू प्रोसेस, प्रेसिडेंट, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, क्या जस्टिस इज सीन टू बी डन एंड इज एक्चुअली बीइंग डन। ठीक है नजम, बहुत सारी बात हो रही है जजमेंट के ऊपर, एम्बिग्विटी के ऊपर, ओपन एंडेडनेस के ऊपर, 63(1)G के इस्तेमाल के ऊपर, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, लेकिन वन थिंग आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं समझना भी चाहती हूं कि क्लैरिटी है हमें कि हमें कौन से हालात, कौन सी डिफायंस आज इस दिन तक ले आई है, क्या करप्शन हुई थी, नहीं हुई थी, क्या खत लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुई है, नहीं हुई है, मुंह ने सिलाई के खिलाफ सबूत थे, नहीं थे, क्या उनको हटाया गया, नहीं हटाया गया, बहुत सारे और हैं कि भी जनरल्स के खिलाफ या मिलिट्री डिक्टेटर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उस तरह से गुफ्तगू नहीं करती जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट करती है। आप ये समझते हैं कि ये सारी चीजें, इनका जवाब क्या है? क्योंकि आज मीडिया हाइप तो बहुत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सना। मीडिया तो खैर बहुत सी चीज़ें भूल जाता है और कुछ अपनी लाइंस भी होती हैं, मगर अर्ज़ ये है कि ये बहुत कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों के ऊपर, और उसकी वजह पता है, एक वजह है सिर्फ। उसकी वजह ये है कि आज तक जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसकी अहमियत बहुत है, वो टेक्सचुअल फैसले रहे हैं, क्योंकि अदालतें एग्जीक्यूटिव के बड़ी करीब होती थी, तो हमेशा एग्जीक्यूटिव को रिलीफ मिलनी होती थी, तो आइन की जो रूह होती थी उसको बालादस्त नहीं किया जाता था, प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती थी, और लफ्जी हेरा फेरी में कानूनी की नुक्ते निकाल के और एग्जीक्यूटिव के हक में फैसले हो जाते थे। मगर अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल उसके बरक्स बात शुरू हो गई है। अब टेक्स्ट जो है या प्रेसिडेंट्स जो हैं या बैलेंस है कि जी इधर करना है तो इधर क्यों नहीं करना, सिर्फ इस तरफ करना है और बाकी को छोड़ देना है, तो इधर हार्ड लाइन है, इधर सॉफ्ट लाइन है, इधर फास्ट ट्रैक है, इधर स्लो ट्रैक है, ये सारी चीजें जो है ना, अब इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। अब वो स्पिरिट की तरफ तवज्जो दी जा रही है और वो बैलेंस तरीके से नहीं दी जा रही, तो ये क्रिटिसिज्म आ रही है अदालतों की, और ये बड़ी वजनी क्रिटिसिज्म है, और इसको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ना हो कि आप एक पार्टी जो है वो पहले ही विक्टिमाइज फील करती है और आप फिर उसको एक ऐसा मौका दे दें, पार्टी जो गलत भी करती है उसको विक्टिमाइज फील करने का क्या हक है नजर? मतलब आप बताएं कि बार बार ये बात ये क्यों हो जाती है? व्हाई डज इट बिकम जुडिशरी वर्सेस डेमोक्रेसी? व्हाई इज इट नॉट अबाउट सिंपल ऑर्डर नॉट बीइंग फॉलोड? और हम इस पर क्यों नहीं रहते, हम उसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में क्यों देखते हैं? ये बार बार क्यों होता है? नहीं, ये बार बार नहीं होता ना, ये मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 महीने से तो हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ होता है, ये नून के साथ नहीं हुआ ना, ये और किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ ना। वो जो 8000 केसेस हैं एमक्यूएम के, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ ना। ये जो बाकी केसेस चल रहे हैं अदालतों में जनरल्स के खिलाफ, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ ना। ये सिर्फ पीपल पार्टी ओरिएंटेड, ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि लगता ऐसे है कि ये एक वन साइडेड चीज चल रही है। अच्छा, जाहिर है कि अदलिया का ये बिल्कुल नहीं है, सारे केसेस चला रहे हैं, कोई केस ज्यादा आसान होता है, कोई मुश्किल होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो केस है इसके ऊपर तो अदलिया ने बहुत मौका दिया है, कब से वो बेचारे लगे हुए हैं इसको करने में, मगर एक इंप्रेशन तो क्रिएट हो गया ना कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक किस्म के नहीं है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ सोच के चलना पड़ेगा। ये जो क्राइसिस है ये लीगल क्राइसिस नहीं है बिल्कुल, ये एक सियासी क्राइसिस अब बन चुकी है। सियासी क्राइसिस की आपने बात की है नजम, सॉरी अलाउ मी, कमर जमान कायरा साहब हैज जॉइंड अस। कमर जमान कायरा, शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज तो डर भी लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए, कहीं आप हमें भी ना डांट वांट दें। ये बताइएगा कि आज के फैसले के बाद हमने देखा है किस तरह का रिएक्शन भी आया है, अपील का फैसला भी हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं ये लीगल मसला है या अभी इसको सियासी मसला बना दिया गया? बहुत शुक्रिया सना और सेठी साहब। जो सना आपने कहा डर लगता है, मैं कभी भी बदतमीजी के लहजे में या तल्ख लहजों में बातें करने का आदी नहीं हूँ, मैं आर्गूमेंट का आदी हूँ। आपने बड़ा बैलेंस अपना प्रोग्राम रखा है, अगर बैलेंस ना होगा तो उसके ऊपर मुझे अपना हक है, और अगर आप अपनी आवाज़ को तल्ख करेंगे, बुलंद करेंगे, तो फिर मेरा भी काम है, मैं अपने आप को तो डिफेंड करूँगा। तो मैंने तो कभी बदतमीजी नहीं की, मेरा रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, तो आई एम सॉरी अगर आपको कोई इस मेरी किसी का बात से कोई दुख पहुंचा हो या आपके किसी साथी को, मेरी नीयत ये नहीं कभी भी हुई। चलें नजम, आप सवाल पूछना चाहेंगे? जहां तक इस नजम साहब से पूछ लेते हैं। नजम साहब, आपका फैसले का आपने कहा। जी ओके जी कायरा साहब। जी, मैं कह रहा था कि जहां तक आप इस फैसले का ताल्लुक है, फैसला सारी कौम के सामने है। आज इस फैसले के ऊपर जिसका इब्तदाई तौर पे बहुत छोटा सा ऑर्डर हमें सुनाया गया, 3 दिन बहुत दिन होते हैं, और जो एतजाज साहब ने और लॉ मिनिस्टर साहब ने इस पे बड़ी वजाहत से बातें की है कि इस केस में नॉर्मली तो क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली डिटेल जजमेंट आ जाती है, और इस केस में खासतौर पे आ जानी चाहिए थी क्योंकि ये एक बहुत ही अहम नौयत का मामला है, और इसमें ऐसी भी हेस्ट नहीं थी, बहुत जल्दी भी नहीं थी कि शॉर्ट ऑर्डर पहले दिया जाए, कोई फौरी तौर पे इंटरवेंशन की जरूरत आ गई थी। फर्ज करें अदालत महसूस कर रही है कि बड़े अरसे से डिले है, तो ये 4 दिन और भी अगर डिले हो जाता तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही थी, इससे कोई क्योस नहीं क्रिएट हो रहा था। बिल्कुल ये हमारा राय है हमारे वकला की। जहां तक ताल्लुक इस जजमेंट का है, उसके ऊपर चाहिए एतजाज साहब ने बड़ी खुल के मीडिया के साथ बात की है, आपके प्रोग्राम्स में भी और टॉक शो और हमारे प्रेस ब्रीफिंग में भी, कि इसके 2 हिस्से हैं, और जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है वो कोर्ट का फैसला जिसपे जो हमने शेयर पढ़ के भी सुनाया कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, क्योंकि इस केस के अंदर जो कंटेम्प्ट का फर्द जुर्म था वो उसके मुताबिक कोर्ट ने आगे चलना है। कोर्ट बिल्कुल आजाद नहीं होती, कोर्ट भी कानून और आइन के ताबे है। ये नहीं है कि आप कोर्ट या कोई भी इदारा आइन से अपने आप को बालातर बना लेगा और जो चाहेगा काम कर लेगा। कोर्ट के भी अपने प्रोसीजर्स है, कोर्ट के भी अपने लिए कानून है, कोर्ट के भी एक आइनी तरीकाकार है, और उसका तरीकाकार यह है कि आप अपनी तयशुदा फर्द जुर्म जो अदालत ने खुद लगाई थी, एक सुओ मोटो केस में अदालत ने खुद वो फर्द जुर्म लगाई थी। उसके बाद मैं उस दिन अदालत में मौजूद था, एक फाजिल जज साहब ने ये कहा जिस दिन फर्द जुर्म लगी कि चौधरी मिस्टर एतजाज, टुडे द क्लॉक हैज स्टॉप्ड। आज के बाद बातें बात की हैं, आज तक की बात करें, जो हुआ है, कंटेम्प्ट हुई है या आपने ओबे नहीं किया साहब। और आपको पता है कि एक और केस भी चल रहा है। कायरा साहब कथा कलामी माफ, मैं कह रहा हूं कि ये बातें आज आपने बड़ी वजाहत के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी और एतजाज ने भी की, कोई मैं जरा कुछ सियासत की तरफ जा सकता हूं। अब कानूनी बातें तो होती रहेंगी, वो तो अगले महीने पूरा दिन आप लगेंगे, हम सुनते रहेंगे। जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जरा आए ना, जरा थोड़ी सियासत की तरफ आए। लेट्स अस्यूम कि आप महीना 2 महीने और लगा लेते हैं अदालत के साथ लड़ाई झगड़े में, और फाइनली फिर अगर तो आप बरी हो जाते हैं तो वाह वेरी गुड, मगर अगर आप नहीं होते, बिकॉज जाहिर है आपने अब पॉलिटिक्स अपनी तैयारी तो की हुई है, मैं तो ऑलरेडी तजिया कर चुका हूं कि आपने तो प्राइम मिनिस्टर भी अगला सोच लिया, और मेरी इतला के मुताबिक है ये। तो अब बात ये है सीधी सी कायरा साहब कि लेट्स अस्यूम महीना नहीं 2 महीने गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट अड़ा रहता है,
मियां साहब और ऑपोजिशन शोर डालती रहती है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये भी हो सकता है कि आप अगर रुकावटें क्रिएट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हो जाता है। तो मतलब है कि वो डायरेक्ट हो जाता है तो कर देता है, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना घर। फिर आप कहाँ किस हद तक फिर आप इस क्राइसिस को, लीगल क्राइसिस को पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप अब आगे जो देख रहे हैं, जो तो आगे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ठीक है आपका नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, लेट्स अस्यूम आप वहां तक पहुंच गए हैं, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर भी फिर सर देने के लिए तैयार होगा? क्योंकि अगले दिन उसको भी बुला लिया जाएगा और कहा जाएगा खत लिखो, नहीं तो तुम्हारी भी हम छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है जी कायरा साहब। सेठी साहब, गुजारिश पहली तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हो जाती है, न मुझे डायरेक्ट होना है पार्लियामान को, न सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट होना है, एक तरीकाकार है आइन का, कानून का, रूल्स का। वो जज साहबान हो, उन्होंने भी उसको ओबे करना है, मैंने भी उसको ओबे करना है, पार्लियामान ने भी उसको ओबे करना है। यानी मैं एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हूं, पार्लियामान का भी हिस्सा हूं, लिहाजा सबके लिए अपने अपने रूल्स हैं, कोई भी इससे आजाद नहीं। ठीक है, यानी अपनी मर्जी नहीं हो सकती किसी की भी। हाँ, बहुत सारे आजादियां मौजूद हैं, लेकिन विद इन एम्बिट। मैं इस पे ये गुजारिश करूं सेठी साहब कि आप इससे पहले ये बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कि आप बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी ये बात महसूस करती है। मैं ये आपसे सवाल करता हूं कि आज चौधरी एतजाज साहब ने सारी कौम के सामने रखा, एक हमारी पास्ट हिस्ट्री है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, मलक कयूम साहब वाली अदालत की, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब के साथ जो कुछ होता रहा, फिर आपको यह भी इल्म है मियां साहब ने बहुत सारी बातें की, मैं बहुत एहतराम करता हूं मियां साहब का, कुछ बातों का मैं जवाब दूंगा लेकिन आपके सवाल के बाद इसका मैं एड्रेस कर लूं। आज भी अगर पीपल्स पार्टी, वाज़े तौर पे हम ये कोई एलाइज नहीं कर रहे, हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कोई खुदा न खास्ता कोई किसी ने इन्फ्लुएंस होकर बातें की है, लेकिन अगर हम आपके सामने एक वर्डिक्ट रख रहे हैं कोर्ट की जिसमें हम कह रहे हैं कि हम पे फर्द जुर्म नहीं लगी, वो फर्द जुर्म नहीं आई, उसके बावजूद हमें उसमें कन्विक्ट कर दिया गया, उसमें फैसला सुना दिया गया, तो क्या हम ये सोचने में हक बजानब नहीं है कि हमारे ही साथ क्यों? नजम साहब, आपको पता है ना, मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां साहब अभी बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, मैं बहुत एहतराम करता हूं मियां साहब को, सन 2000 में, आज चौधरी साहब ने उसका भी जिक्र किया, उनका इख्तियारा हाईजैकिंग केस में मियां साहब को 12 जज साहिबान ने, इस अदलिया के 12 जज साहिबान ने मुकम्मल तौर पर गुनहगार डिक्लेयर कर दिया, और परवेज मुशर्रफ के उस सारे आइन को तयबाला करने का इख्तियार उसका जो, और उसको आइन में अमेंडमेंट करने का भी इख्तियार दे दिया गया। एक मिनट वक्त की कमी है ना, सवाल का जवाब नहीं आएगा, ये बात तुमने सुन ली। नहीं, इस तरह नहीं होता ना, मैं अपना आर्गूमेंट छोड़ूगा नहीं। अच्छा चलें, जो भी मैं हम तस्लीम कर लिया, चले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, हमने बात आपकी मान ली बात आप मान ली, हाँ मान ली बात, 9 साल कोई हम आपसे बहस नहीं जाता है, तो फिर ये हक तो है ना सोचने का। भाई खत लिखेंगे चले, बिल्कुल ठीक है, हमने बात मान ली। नजम का जी, नजम जल्दी से सवाल मेरा वो सवाल की तरफ आ जाइए। तो जो वजीर आजम, टाइम थोड़ा है, जो वजीर आजम गिलानी अगर आपके ख्याल के मुताबिक कन्विक्ट हो जाते हैं और उनकी जगह किसी और को बनाया जाता है, जो कि नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम यही रहेंगे, लेकिन अगर यही होना है, हमारी तो एक आइनी पोजीशन है, हम आइन के प्रोटेक्टर के तौर पे बातें कर रहे हैं, इसमें कोई अनाक का इशू नहीं है। वजीर आजम गिलानी को जो कन्विक्शन की बातें मियां साहब ने की हैं, उनको कन्विक्शन का भी एक तरीकाकार है, और उनको कन्विक्शन के बाद सजा जो 2 साल की है, मुझे डिस्क्वालीफाई आइन के तहत करना है ना, कानून के तहत करना है ना। ये तो नहीं है कि मियां साहब की ख्वाहिश है तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये तो नहीं है। हाँ ठीक है, मियां साहब को अदालत 9 साल बाद भी रिलीफ दे देती है, मुझे नहीं देती है, अदालत की मर्जी है, लेकिन चले ठीक है ना, अब आइए ना, मैं कह रहा हूं आपसे अगर वो हो गया तो सवाल कायरा साहब प्लीज सवाल पर आ जाए, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी कि नजम को क्लैरिटी मिल जाए। सवाल ये बड़ा सिंपल सा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर, क्या खत नहीं लिखा जाएगा, क्या खत नहीं लिखा जाएगा? मैं कहता हूं मेरे ख्याल के मुताबिक जी, मेरे ख्याल के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो फैसला है, जो उन्होंने ख्याल इख्तियार किया है, जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, वो ऐन बैन ही कानून के मुताबिक है। हम खत लिखने से इनकारी नहीं है। अदालत के अंदर बार बार हमारे वकील ने ये बात कही है कि हम खत लिखेंगे, लेकिन जज साहिबान अगर सदर को इस्तिस्ना है, सदर के ओहदे को, तो सदर जब क्लेम करे ना, इस्तिस्ना को क्लेम नहीं करते ना कायरा साहब। मौखर कीजिए, इसको मौखर कीजिए,
ये हमारी एक आईनी पोजीशन है, एक पोजीशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, नजम, आई होप यू गॉट योर आंसर। नजम, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? बिकॉज़ मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कायरा साहब से, आप पूछ नहीं, मतलब है कि वो आंसर तो इनडायरेक्टली मिला ना, कि ये तो नहीं हिलेंगे, ये नहीं हिलने वाले, ठीक है, लड़ते रहेंगे, कोर्ट्स के साथ भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट को भी चलाएंगे। और अर्ज है कायरा साहब, नहीं कायरा साहब मुझे ये बताइए कि आगे एक सिचुएशन आ रही है, मियां साहब सोचों में पड़े हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें, सड़कों पे जाएं या पार्लियामेंट के अंदर ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा करें। अगर नून वाले बाहर चले जाते हैं, बैठ जाते, रिजाइन नहीं करते, पार्लियामेंट से बाहर बैठ जाते हैं, तो आप पूरा 2 महीने जो है पार्लियामेंट चलाएंगे उसके बगैर ही? जी कायरा साहब। नजम साहब, मुझे यकीन है कि ये फैसला जो इसकी अपील हो जाएगी, अपील में ये ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मैं तवक्को करता हूं कि मुझे भी कभी ना कभी इंसाफ मिल जाना चाहिए। सवाल ये है कि मियां साहब को हम समझाएंगे। इससे पहले भी मियां साहब तो इलेक्शन का ही बायकॉट करके सिस्टम से बाहर जाना चाहते थे। उस वक्त भी बीबी शहीद ने भी और आसफ साहब ने भी बाद में उनको समझाया और उनकी मेहरबानी। तो आप समझते हैं मियां साहब समझ जाएंगे? तवक्को है मियां साहब समझ जाएंगे, मतलब वापस आ जाएंगे? नहीं, हमको उनको मना लेंगे, मेरा ख्याल है। समझ तो मना लेंगे, मियां साहब को मना लेंगे, समझते हैं। ठीक है, ये बता दीजिए कि बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा जी नजम जी, एक सवाल। हाँ, कायरा साहब, आपको एहसास है कि ये जो बहरान है जिसमें आपने, जैसे कहते हैं ना, यू डग योर हील्स इन, बिल्कुल, तो इस बहरान के साथ नुकसान कितना हो रहा है मुल्क का, मईशत का, आपके यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जिसके साथ आपकी डिफॉल्ट पोजीशन लिंक्ड है, आपको एहसास है कि अगर ये बहरान ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि आप एक प्राइम मिनिस्टर जो कि अखलाकी तौर पर पाकिस्तान की बेशतर आबादी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उधर मुल्क का और कौम का और सारा नुकसान हो रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक आज आर्मी चीफ साहब ने शायद दरख्वास्त की थी कि प्राइम मिनिस्टर को वो मिलना चाह रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये स्पेकुलेशन शुरू हो जाएंगी। कायरा साहब, क्या हो रहा है? हालांकि एक मिनट सना, मैं इसका जवाब दे लूं। आर्मी चीफ आज उनसे मिले हैं और अमेरिकी कोई जो हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई। अभी मैं टिकर देख रहा था, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, तो ये एक रूटीन का हिस्सा है। नजम सेठी साहब, मैं इस वक्त, मैं से मुराद मेरी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की 3 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और मरकज में मेजॉरिटी की हुकूमत है। कौन है, कैसे कहा जा सकता है कि बाय लार्ज पाकिस्तान की मेजॉरिटी हमारे साथ नहीं है? किस तरह रिफ्लेक्ट होगी? ये तो मीडिया की रिफ्लेक्शन से तो नहीं आएगी, या मियां साहब के कहने से तो नहीं आएगी ना जी। इस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे 3 असम्बलियों में हमारे साथ हैं। मरकज की असम्बली में हमारी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, अलाइड पार्टी हमारे साथ है। 2 हमारे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्से हैं उनकी असम्बलियां हमारे साथ हैं। आज मियां साहब को अभी वो कह रहे थे कि हमारा फैसला शायद गलत हुआ है। आज आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि 10 बजे फैसला आ गया था और उसके बाद अवाम की रिफ्लेक्शन तो फौरन आती है। ये रिफ्लेक्शन तो अवाम की आज भी आई है, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आई है, बाई इलेक्शन में भी आई है। हमें अदालतें सजाएं देती हैं, हमें मीडिया सजा देता है, हमें डिक्टेटर सजाएं देते हैं, हमें फांसियां झुला देते हैं, अवाम हमें फिर उठा के इक़्तिदार में पहुंचा देते हैं। ये एक तारीख है सेठी साहब। ठीक है जी, ओके, थैंक यू कायरा साहब, सॉरी वी हैव टू कट ऑफ। और थैंक यू नजम। यहाँ पर यही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और जाते जाते सिर्फ ये 2 वर्जन हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त भी है, ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट टारगेट करती है, ये ख्याल है कायरा साहब का भी कि वो लोग गुली भी होते हैं। लेकिन जो एक और हकीकत है, वो एक और वर्जन भी है, वो यही है कि एक शख्स की वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन और पूरी जुडिशरी और पूरी जमहूरियत डीरेल हो सकती है। ये भी एक वर्जन है, देखते हैं कौन सा वर्जन ठीक है कौन सा नहीं, वक्त ही बताएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, वापस जियो न्यूज की जानिब।